हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पीपीएससी विद स्वीटी सिंह उर्फ एडीफाइंग में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार आधुनिक भारत, जो कि एस के पांडे सर की पुस्तक है, उसमें उसके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 1857 जो चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्वरूप और कारण और प्रसार कर लिया है, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि विद्रोह को दबाया कैसे गया। इसके साथ ही कुछ अन्य विद्रोहों की चर्चा भी हम करेंगे। दोस्तों, मेरा एक पूरा प्रयास है कि 71वीं पीपीएससी से पहले मैं आपको एक फुल प्रूफ तैयारी से 71वीं पीपीएससी करा दूं, लेकिन इसके लिए मेरी आपसे एक ही अपेक्षा है कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसा इससे मेरा मोराल हाई होता है। दोस्तों, मेरा प्रयास और तेज़ होता है कि मैं अच्छे से अच्छे कोशिश करूं, ताकि आपको जो है 71वीं पीपीएससी में बहुत आसानी से रिज़ल्ट मिल जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम आगे। आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग को देखना है विद्रोह का प्रसार। तो देखते हैं हम। मेरठ से प्रारंभ हुए 1857 के विद्रोह की ज्वाला देश के अन्य भागों में तेजी से फैलने लगी। आधुनिक उत्तर प्रदेश में, जो उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, विद्रोह की भावना सबसे भयंकर रूप से प्रकट हुई। अन्य प्रांतों में भी इसका प्रसार तेजी से हुआ, परंतु दक्षिण भारत के क्षेत्र में यह विद्रोह ज़्यादा फैल ना सका। मद्रास तो बिल्कुल ही अछूता रह गया। ज़्यादातर जगहों पर सेना के साथ साथ आम जनता ने भी हिस्सा लिया, परंतु मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। दोस्तों, चूँकि हम जानते हैं कि शुरू तो ये मेरठ से हुआ है, लेकिन जल्द ही ये पूरे देश में फैल गया। पूरे देश में तो नहीं कहा जा सकता है, कुछ क्षेत्र जो है बिल्कुल ही अछूता रहे हैं, जैसे कि दक्षिण भारत अछूता रहा है इससे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो अवध का क्षेत्र है, उसमें भयंकर रूप से, अवध में तो सबसे भयंकर रूप से ये विरोध जो है वो फैला, ये विद्रोह जो फैला। और एक दक्षिण भारत और मद्रास जो है, आपको पूछ देगा कभी कभी कौन सा क्षेत्र अछूता रह गया, तो मद्रास अछूता रह गया, दक्षिण भारत अछूता रह गया। इसके अलावा एक जो मुजफ्फरनगर है, ठीक है, और सहारनपुर, यहाँ पर भी आम जनता ने भाग नहीं लिया। ये चीज़ें जो है कोट की जा रही है, क्योंकि ये जगह आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब केंद्र देखते हैं। दोस्तों, पहला है लखनऊ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, आपको पता है अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। दोस्तों, अब इनको क्या होता है, कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है और गद्दी से उतारने और निर्वासित करने के लिए के कारण लोगों में असंतोष फैल जाता है, क्योंकि तो अंग्रेजों के बहुत बड़े आज्ञाकारी थे, फिर भी इनका ये हश्र हुआ। कुछ तो ऐसे भी नेता थे जिन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ऐसे लोग में फैजाबाद के एक मौलवी अहमदुल्लाह थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह। इन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया, ठीक है। इसी संदर्भ में नाना साहब और अजीमुल्लाह खान लखनऊ आए। 30 मई 1857 को यहाँ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, याद रखना है दोस्तों, बिरजिस कादिर का नाम आपको याद रखना है, इनको नवाब घोषित कर दिया। जून के अंत तक अवध में शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जो विद्रोहियों के हाथ में न रहा हो। मतलब जून लास्ट होते होते सारे जिलों को अवध में विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। जून 1857 के मध्य में रेजिडेंसी का घेरा शुरू हुआ और 21 मार्च 1858 तक, मतलब बहुत ही लंबे समय तक जो अवध ने युद्ध में जो है वो अंग्रेजों को मतलब दांत खट्टे किए, जारी रहा। यहाँ का चीफ कमिश्नर था लॉरेंस। ये क्या हुआ, रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया। बेगम हजरत महल हाथी पर चढ़कर अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र में प्रोत्साहित करती रहीं। कौन? हजरत महल, बहुत ही लीडिंग लेडी थी ये। अब आता है मार्च 1858 और इसमें आता है कैंपवेल। कैंपवेल दोस्तों आपने दिल्ली के क्षेत्र में पढ़ा था, दिल्ली को भी इसने जीता था, ठीक है। दिल्ली में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था, जीता तो नहीं था। तो कैंपवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। मतलब सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन मार्च 1858 आते आते कैंपवेल आता है और यहाँ पे कब्जा कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मारा कौन जाता है, तो आपको याद रखना है, चीफ कमिश्नर लॉरेंस, ठीक है, इसको मार दिया जाता है। हजरत महल जी को क्या करना पड़ता है, तो हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया दोस्तों, और वो स्वयं नेपाल चली गई, ठीक है। कहाँ चली गई? नेपाल। बहादुर शाह जफर कहाँ गए? रंगून। बेगम हजरत महल कहाँ गई? नेपाल। लखनऊ के हाथ से निकल जाने पर मौलवी अहमद शाह ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। अंत में वो मोहम्मदी गए तो पोवाया के राजा ने विश्वासघात करके उनको पड़वा दिया, ठीक है। इस तरह से मौलवी अहमद शाह की भी डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम कानपुर आते हैं।
कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे उनके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब। इन्होंने जो है कानपुर में नेतृत्व जो किया है विद्रोह का। इनका वास्तविक नाम क्या था? धोदू पंत। क्या नाम था इनका? धोदू पंत था दोस्तों। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया। 5 जून 1857 को अंग्रेजों से कानपुर जो है वो क्या हो गया दोस्तों? निकल गया। ठीक है, 5 जून को अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। अब इसके बाद आते हैं नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। कानपुर छावनी के कमांडर थे जनरल सर हुई हीलर ने सुरक्षापूर्वक इलाहाबाद पहुंचाने के आश्वासन पर 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया। अब कानपुर में जो हीलर साहब थे उन्होंने कहा कि आपको मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन आपको एक आश्वासन देना पड़ेगा कि आप हमें मतलब सुरक्षापूर्वक इलाहाबाद पहुंचा दीजिएगा। विद्रोहियों ने उनकी बात मान ली और इस तरीके से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो किसने किया? हिल्लर ने। लेकिन इन्हें कानपुर में सत्ती चौड़ा नामक स्थान पर मार डाला गया। देखिए, इन्होंने भले ही समर्पण कर दिया, लेकिन जितने कनिंग ये थे तो लोगों ने भी इनके साथ वही रवैया अपनाया और सत्ती चौड़ा जो एक नाम है कनिंग कानपुर में, वहाँ पे इनको मार दिया गया। बड़ी संख्या में अंग्रेज स्त्री और बच्चे बीबीगढ़ नामक मकान में कैद थे। बीबीगढ़ नामक एक मकान था, फेमस था वहाँ का, उसमें बहुत संख्या में अंग्रेज स्त्री और बच्चों को कैद कर लिया गया। नाना साहब के सैनिकों ने 15 जुलाई 1857 को मार डाला। मतलब सत्ती चौड़ा पर तो सर जनरल हु हीलर जो थे उनको तो मार ही दिया गया, लेकिन बीबीगढ़ नामक स्थान पर जो स्त्री और बच्चे थे उनको भी जो नाना साहब के सैनिकों ने 15 जुलाई को मार दिया। कब मार दिया? 15 जुलाई 1857 को मार डाला। नाना साहब को इस हत्याकांड का उत्तरदायी ठहराया गया, परंतु उनका तर्क था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस संबंध में एक अंग्रेज महिला हॉटे स्टैट की लिखित व्यक्ति कथा से रोशनी पड़ती है। ठीक है, एक महिला है हॉटे स्टैट, ब्रिटिश महिला है, उन्होंने लिखा है, उससे इस घटना पर रोशनी पड़ती है। इस महिला के दामाद एक ऊंचे ब्रिटिश अफसर थे जो उन दिनों सत्ती चौड़ा विद्रोह के शिकार हुए थे। नाना साहब ने इस महिला और 108 दूसरे लोगों को विद्रोहियों के हाथ बचाया था। इस महिला ने नाना साहब के बारे में लिखा है, इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहें, पर इस हत्याकांड के लिए यह किसी भी प्रकार का दोषी नहीं था। देखिए, यही एक महिला थी हॉटे स्टेट, उन्होंने कहा था कि भाई देखो, ये जो आदमी है नाना साहब जो हैं, उन्होंने 108 आदमी के साथ जो हमें बचा लिया, तो मैं तो ये नहीं मान सकती। तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के बारे में जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं तो ये नहीं मान सकती कि सत्ती चौड़ा हत्याकांड में जो है इनका राणा साहब का हाथ था। ठीक है, अब आता है हैवलॉक। हैवलॉक के एक अधीन एक सेना जो है घटना के दूसरे दिन कानपुर पहुंचती है। 20 जुलाई को जनरल नील भी कानपुर पहुंच गया और कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 27 नवंबर का दिन आता है। ग्वालियर की विद्रोही सेना ने कानपुर को अंग्रेजों से फिर छीन लिया और 16 दिसंबर वो अंततः वह दिन आता है 1857 को कैंपवेल ने कानपुर में पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से सरेंडर हो गया, सेना बीच बीच में छीन भी रही है, लेकिन कैंपवेल आता है और 16 दिसंबर को फाइनली, जो 5 जून को हाथ से निकला था, वो 16 दिसंबर को फाइनली अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है और इसका हीरो बनता है कैंपवेल। सत्ती चौड़ा की घटना कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी दोस्तों, आपको एकदम याद रखना है। और सत्ती चौड़ा की घटना संबंधित किससे है? तो वो संबंधित है आपको 1857 के विद्रोह से। ठीक है, ये एक नया फैक्ट है जो इस बुक में है। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी दोस्तों। नाना साहब के तरफ से मुख्य रूप से कौन लड़ रहा था दोस्तों? तो ये लड़ रहा था तात्या टोपे, लड़ रहे थे सॉरी, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 में धोखे से सौंप दिया और उन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई। किससे? मानसिंह जो सामंत थे, सिंधिया के सामंत थे मानसिंह, उन्होंने गद्दारी कर दी। तात्या टोपे के दोस्त थे वो, उन्होंने गद्दारी कर दी और 1859 में अंग्रेजों को सौंप दिया, जिससे वो उनको फांसी दे दी गई। अब आता है झांसी। झांसी में गंगाधर राव राजा जो थे, उनकी विधवा लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव, ठीक है, को झांसी की गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज हो गई, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ।
रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को सर ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। घेरा किसने? 23 मार्च को 5 जून को 1857 को शुरू होता है और 23 मार्च 1858 मतलब साल भर चलता है। यहाँ पे 58 में आता है ह्यूरोज, झांसी को घेर लेता है। रानी 8 दिनों तक युद्ध करती हैं। कुछ देशद्रोहियों के कारण शत्रु सेना किले के अंदर घुस जाती है। रानी शत्रु सेना के मध्य से निकल जाती हैं और कालपी पहुंच जाती हैं। यहाँ भी वह ह्यूरोज की सेना से पराजित होती हैं। कालपी से भागकर रानी ग्वालियर पहुंचती हैं। यहाँ सिंधिया अंग्रेज का समर्थक था, किंतु उसकी सेना विद्रोहियों के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। देखिए यहाँ पे तो सिंधिया से ज़्यादा जो है वफादार तो उसकी सेना निकली देश के प्रति। यहाँ पे जब ग्वालियर पहुंची रानी झांसी तो उनके तो सिंधिया तो चूँकि अंग्रेजों का दोस्त था तो उसने उनको सहायता नहीं दिया, लेकिन जो सेना थी उसने सिंधिया का विद्रोह करके उन्होंने रानी का सहायता दिया और रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे अंग्रेज सेनापति था स्मिथ, वो भयभीत होकर उसको पीछे भागना पड़ा। तभी ह्यूरोज अपनी सेना के साथ वहाँ पे आ गया। दोनों की जब सम्मिलित सेना आई तब दोनों ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और यहीं पर मई 1858 में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यहीं पे एक ह्यूरोज का कथन है, उसने कहा है रानी झांसी की वीरता में आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब पड़े जो भी पुरुष के जो लाश पड़ी हुई थी, कहा कि वहाँ पड़े सभी पुरुषों में एक अकेली यही मर्द है। इतना प्रभावित हुआ था रानी झांसी के वीरता से वो। आते हैं हम हमारे प्यारे राज्य बिहार की तरफ। बिहार के शाहाबाद, जगदीशपुर का एरिया, पटना और गया जिले विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीजन में पीर अली थे, जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह को भड़काने में मदद की। बिहार के प्रमुख दोस्तों यहाँ पे मिट गया है, प्रमुख नेता थे शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, वो आंदोलन का केंद्र बिंदु थे। पटना और दानापुर में भी विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। पटना और दानापुर का उतना नहीं चला, लेकिन जो जगदीशपुर वाला विद्रोह था वो आपको पता है बहुत ज़्यादा चला। यहाँ के विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। सबसे पहले अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज से इन्होंने मुक्त कराया। कुंवर सिंह जगदीशपुर से निकल गए, आजमगढ़ पहुँचे, क्योंकि उनका जो है वहाँ पे लड़ाई हो गया था, बिहिया का लड़ाई जो हुआ था वो हो गया था। तो वहाँ से बचते बचाते निकले, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पहुँचे और अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा डाल दिया। अतरौलिया में आता है मिलमैन के से जो है के नेतृत्व में जो सेना आती है उससे बाबू कुंवर सिंह का भिड़ंत होता है और उसको उन्होंने पराजित कर दिया। अब इनके विद्रोह समाप्त करने के लिए डेम्स के नेतृत्व में एक और सेना भेजी जाती है। ठीक है, आजमगढ़ के पास कुंवर सिंह ने मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। मतलब देखिए, एक वैसे समय में जब अंग्रेज उतने मजबूत थे और वीर कुंवर सिंह एक तो 80 वर्ष के हो गए थे और उनके पास संसाधन भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, उस समय भी उन्होंने दोनों को संयुक्त सेना को पराजित किया। अब कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी, कुंवर सिंह ने इसे भी पराजित कर भगा दिया। वाह! इसी समय इनके बाह में, लेकिन एक बाह में इनकी गोली लग गई, ये घायल हो गए। ठीक है, अब गोली लग जाती है। अब इन्होंने अपने हाथ से अपनी बाह को काट कर गंगा को अर्पित कर दिया। इतने अदम्य वीर थे वीर कुंवर सिंह। उनके वीरता का अनुमान इसी से लगा सकता है, कोई अपना आदमी अपने दूसरे हाथ को कैसे अपने हाथ से काट सकता है और गंगा मैया में बहा सकता है। अपने तरह के इतिहास में दुर्लभ घटना है। और उसके बाद क्या होता है, 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह अपने रियासत जगदीशपुर में पुनः प्रवेश करते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद ही ली ग्रांड की सेना अंग्रेज और सिख सेना जगदीशपुर पहुंच जाती है। अंग्रेजों और सिखों से सजी हुई सेना 24 घंटे बाद ही पहुंच जाती है ली ग्रांड की। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के बाहर इस सेना को भी पराजित कर दिया। यहाँ भी वो हारे नहीं, उनके ज़िंदगी का ये आखिरी युद्ध था, लेकिन फिर भी वो विजयी रहे। युद्ध के 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 1858 को इनको मृत्यु हो गई, क्योंकि जो उनका जो बाँह कटा था उसका जहर पूरे शरीर में फैल गया था और इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह में यही एक ऐसे वीर हैं जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और अंत में इनकी मृत्यु अपने मौत से ही हुई। यानी ये हमारे बिहारियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि 80 वर्ष का भी एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा बिहारी था जिसने अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए।
कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद भी इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व को संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। यानी अप्रैल में ये गए हैं, लेकिन दिसंबर तक अमर सिंह जी ने इस युद्ध को जारी रखा। अंत में विलियम टेलर और वेंसेट आयर ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। ठीक है, टेलर और आयर जो है इनको बहुत परेशान किया था वीर कुंवर सिंह ने, लेकिन हार के लास्ट में इन्होंने इसको विद्रोह को जो है ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों हम बढ़ते हैं इलाहाबाद की तरफ। ठीक है, इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद में जून में प्रारंभ हुआ था विद्रोह। यहाँ विद्रोहियों के कमान मौलवी लियाकत अली संभाल रहे थे। कौन संभाल रहे थे? लियाकत अली। अब देखते हैं इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली जी थे। इन्हें जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। अंत में जनरल नील ने, इलाहाबाद में किसने? इलाहाबाद में 3 चीज़ याद रखना। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे और जनरल नील ने इनको इस विद्रोह का यहाँ पे खात्मा किया था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह और कैंपवेल ने फैजाबाद को समाप्त किया था। मौलवी अहमदुल्लाह थे और कैंपवेल ने यहाँ पे समाप्त किया था। बरेली आते हैं। बरेली में खान बहादुर खान थे और इन्होंने बरेली का नवाब खुद को घोषित किया था। संपूर्ण रुहेलखंड का यही प्रमुख नेता रहा। कैंपवेल ने यहाँ के विद्रोह को भी समाप्त कर दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी गई। यानी कि आप देख रहे हैं कि बरेली में और फैज़ाबाद में कैंप ने कहर ढा रखा है और कैंपवेल ने जो है वो कानपुर में भी विद्रोह का खात्मा किया था। आगे चलते हैं मंदसौर। मंदसौर में मुगल घराने से संबंधित शहजादा थे फिरोज शाह ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। अंत में इन्हें रंगून भेजकर निर्वासित कर दिया गया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। मंदसौर में किसने किया था? ये नया क्वेश्चन है। मंदसौर में फिरोज शाह ने किया था, जो कि मुगल घराने से संबंधित थे। असम में भी किया था। असम में पुरंदर सिंह के पुत्र कदम्पेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में किसने किया था? मनीराम दत्ता और कदम्पेश्वर सिंह। मनीराम दत्ता और कदम्पेश्वर सिंह असम में। मनीराम दत्ता को फांसी दे दी गई। उड़ीसा आता है। उड़ीसा में संभलपुर के राजकुमार थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोहियों के नेता बने और 1862 में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाला दे दिया गया। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही कहाँ? उड़ीसा में। संभलपुर के राजकुमार थे। कुल्लू के पहाड़ी में राजा प्रताप सिंह और उनके भाई वीर सिंह ने विद्रोह किया। दोनों को ही गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिए। कहाँ? कुल्लू में कौन थे? राजा प्रताप सिंह। राजस्थान आता है। राजस्थान के कोटा ब्रिटिश विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र था। कोटा, राजस्थान में कोटा जो था, यहाँ पे कोटा में जयदयाल उसके भाई हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जयदयाल को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। कोटा में जयदयाल हरदयाल याद रखना है आपको। गोरखपुर आता है। गोरखपुर में गजाधर सिंह, ग से गोरखपुर, ग से गजाधर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। मथुरा में 2 आदमी, देवी सिंह ने किया। मथुरा में देवी सिंह और मेरठ कदम सिंह। मथुरा देवी और मेरठ कदम सिंह। अब देखते हैं असफलता के कारण क्या क्या है। इसमें बहुत सारा सफलता के कारण है। सैनिक और असैनिक दोनों वर्गों ने तो हिस्सा लिया है, फिर भी यह विद्रोह असफल रहा है। कारण क्या क्या है देखिए। एक तो विद्रोह का सीमित स्वरूप। आप जानते हैं कि ये तो पहले तो समय से पूर्व विस्फोट हो गया, मतलब इसकी जो सूचनाएं हैं समय से पूर्व ही लीक हो गई, जिसके कारण ये अखिल भारतीय आंदोलन का रूप ही धारण नहीं कर सका। भारत के कुछ भागों में ही सीमित रह गया, अधिकांश तो भाग कटे रह गए। दक्षिण वाला है जो हिस्सा था, पंजाब वाला हिस्सा था, कटा रह गया। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में तो ये क्रांति फैली ही नहीं, मतलब सोचिए अब इतने बड़े स्तर पे। अतः अपने सीमित स्वरूप के कारण ही असफल हो गया। अब देखिए नरेशों सामंतों की गद्दारी। देखिए दूसरा, देखिए पंजाब में जो सिख सरदार थे, कश्मीर में जो कश्मीर का गुलाब सिंह था, ग्वालियर का सिंधिया था और उसके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद का सालार जंग, भोपाल की बेगम, नेपाल का मंत्री सरजंग बहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी। अब देखिए पंजाब, कश्मीर, ग्वालियर, इसके अलावा हैदराबाद, भोपाल, ये सब लोग तो नेपाली, सब लोग तो अंग्रेजों के साथ ही थे। इलाही बख्शी की गद्दारी भी महत्वपूर्ण थी। इलाही बख्शी आपको याद है दोस्तों, ये बहादुर शाह जफर का एक नज़दीकी था, अपना रिश्तेदार था, जिसने की गद्दारी कर दी थी उनसे। आगे बढ़ते हैं। कैनिंग ने टिप्पणी की थी। कैनिंग की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। इन शासकों और सरदारों ने तरंग रोधक यानी कि तूफान को रोकने का कार्य किया, अन्यथा हमें एक झोंके में ही बहा दिया जाता। मतलब कैनिंग को कहना पड़ा ये चीज़। तीसरा है योग्य नेतृत्व का अभाव। जाहिर सी बात है कोई नेता नहीं बना। 1857 के विद्रोह में मजबूत केंद्रीय संगठन ही नहीं था इनके पास,
कोई विद्रोहियों का तालमेल नहीं था। वीरता बहादुरी तो थी, परंतु सेनापति के गुण नहीं थे, सेना ही नहीं थी। मतलब अब जैसे मानिए कि उदाहरण के लिए बहादुर शाह ने दिल्ली आने वाली अंग्रेजी सेना को बाहर रोकने का प्रयास नहीं किया। उसको करना चाहिए था ना, वो नेता था तो किया ही नहीं। तो नेतृत्व का अभाव भी था एक बहुत बड़ा। संगठन का अभाव। 1857 के विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के प्रारंभ हो गया। ठीक है, मतलब कोई एक योजना एक रणनीति बनानी चाहिए तो उसके पहले ही शुरू हो गया। विद्रोह की तिथि 13 मई को थी, लेकिन ये 10 मई को ही हो गया, इसीलिए अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर पाया। अब निश्चित उद्देश्य का भी अभाव था। देखिए 1857 के विद्रोह में यह कहना कठिन है कि सभी विद्रोही राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। सही बात, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसे के कारण विद्रोह किया था, लेकिन उनको अंतिम लक्ष्य क्या होगा तो पता ही नहीं था। इसी तरीके से अन्य विद्रोहियों ने भी विद्रोह किया था, आपस में कोई सहयोग भी नहीं था इनका। आगे हम देखते हैं सीमित साधन। अब देखिए अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के साधन सीमित थे। जहां भारतीय सैनिक भाले और तलवार से युद्ध कर रहे थे, वहीं अंग्रेजी सैनिक नए राइफलों से का प्रयोग कर रहे थे। बुंदेलखंड में बानपुर के राजा मदन सिंह, बुंदेलखंड में जो मदन सिंह हैं, ने यूरोपीय ढंग पर तोप ढालने का कारखाना स्थापित किया, जिसमें बनी हुई तोपें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की गई। अब बताइए, भारतीय जो राजा मदन सिंह हैं उन्होंने एक तोप का कारखाना लगा दिया और जो तोपें बनी उसका अंग्रेजों ने प्रयोग किया और भारतीयों को तोप के मुंह पर बांध बांध के उड़ाया। तो इस लेवल की गद्दारी हमारे यहाँ लोगों के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने रेल, तार, डाक और सामुद्रिक जो भी संचार के साधन हैं उनका अपना लाभ उठाया सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। 7वां है जन समर्थन का अभाव। सारे लोग एक साथ नहीं है, पहले बताया जा चुका है। शिक्षित वर्ग की उदासीनता इसमें भी है कि देखिए इसमें क्या हुआ, शिक्षित भारतीयों ने भाग ही नहीं लिया और ना ही समर्थन दिया। यहाँ तक कि जो व्यापारी और शिक्षित वर्ग कलकत्ता और बम्बई में अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मतलब इतनी मूर्खाधिराज वाली स्थिति थी कि लोग अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। इसके अलावा हम बात करें कृषक वर्ग की उपेक्षा। 1857 के विद्रोहियों ने एक बहुत बड़ी भूल की। अपने आंदोलन में राजा और जमींदार का आंदोलन बना के रखा था, जनसाधारण यानी कृषक वर्ग को तो जोड़ा ही नहीं अपने साथ। अब है 8 अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियाँ और कुशल नेतृत्व। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इस समय परिस्थिति अंग्रेजों के अनुकूल थी क्योंकि क्रीमिया और चीन की लड़ाइयों का अंत हो चुका था और विद्रोहियों को सहायता देने वाला कोई विदेशी शासक भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार नील, आउट्रम, लॉरेंस, हैवलॉक, ह्यूरोज, निकोलसन, कैम्पबेल जैसे सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिनको बहुत सारे युद्धों का अनुभव था। और हमारे यहाँ क्या था, ना संगठन था, ना जन समर्थन था, कुछ नहीं था। तो इस तरह से विद्रोह के पीछे कोई रचनात्मक विचार नहीं था, कोई स्थिर संगठन नहीं था और ना ही कोई कोष था, अतः विद्रोह असफल रहा। ये सारे मेंस के लिए भी अगर आप लिखना चाहें दोस्तों तो सेम यही कारण लिखे जाते हैं, मेंस में भी यही कारण होता है। पीटी के लिए कोई और मेंस के लिए कोई अलग से कारण नहीं होता है, बस आपको डिटेल में इस चीज़ को थ्रू होना है, जानना है। अब महत्व देख लेते हैं। चूँकि ये विद्रोह असफल हो गया लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परिणाम तो और कुछ ना कुछ उसका प्रभाव तो पड़ा ही। 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि अगर सभी वर्ग सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, राष्ट्रीय भावना विकसित करेंगे, तभी ये चीज़ें मतलब मिल पाएगी। 1857 के विद्रोह से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का मतलब यहाँ से अब राष्ट्रवादी भावना का पूर्ण रूप से बीजारोपण होता है। इस विद्रोह ने उन्हें एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ाया और राष्ट्रीय जीवन में उनकी प्रेरणा का स्रोत बना। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार का ध्यान देश की आंतरिक दशा सुधारने की ओर उन्मुख हुआ। भारतीय इतिहास में यही से संवैधानिक विकास का, अब अंग्रेजों को लगा कि भाई अब भारतीयों को इस लेवल पर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा थोड़ा इनको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इसी कारण अब धीरे धीरे यहीं से जो है भारत की संवैधानिक यात्रा शुरू होती है। भारतीयों को धीरे धीरे करके ही सही लेकिन संवैधानिक रूप से जो है स्थान मिलना शुरू होता है। धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश में शासन में भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। इस तरह से भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण यहीं से होता। अंग्रेज डर गए थे कि अगर यहाँ पे रहना है तो इस तरह से अत्याचार करके रहेंगे तो फिर इस तरह की दूसरी क्रांति जब होगी तो वो संभालने की औकात इनमें नहीं थी। विद्रोह का परिणाम देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह असफल तो रहा था लेकिन इसका तत्कालिक और दूरगामी परिणाम दोनों हुआ। पहला क्या है, इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। एक जर्जर साम्राज्य मतलब जो साम्राज्य था उससे देश को आज़ादी मिली। और दूसरा क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब इसमें क्या हुआ कि विक्टोरिया घोषणा पत्र में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा। याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है
कब पढ़ा? 1 नवंबर 1858 को पढ़ा। किसने पढ़ा? कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। इलाहाबाद में कहाँ? मिंटो पार्क में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ों के को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। वहाँ पे अपना दरबार लगाया और यही महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा। इसमें क्या कहा गया था घोषणा पत्र में? पहला, एक तो भारतीय शासन की जो बागडोर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। ठीक है। गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल जो था अब वायसराय कहा जाने लगा। 2 चेंज। और इसके द्वारा अब ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी, अब जो भी भारत में होगा उसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होगी। अब इस घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राजा अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। मतलब अब राज्यों से डर गए अंग्रेज कि अब नहीं, अब अंग्रेज भारतीय राजाओं से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सरकार ने डलहौजी की हड़प नीति को भी त्याग दी। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी वापस कर दिया। ये सारी चीज़ें नरेशों को फिर उनका वापस कर दिया। भारतीय रजवाड़ों की भी यथा स्थिति रखने की बात कही गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक, यानी कि जिसके कारण जो सती प्रथा, जो रूढ़िवादी समाज हमारा जो भड़क गया था, तो उसीलिए उन्होंने कहा कि अब इसमें भी हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे रहना है वैसे रहो। सबसे बड़ा काम हुआ कि भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जो पहले 5:1 था अब घटाकर 2:1 कर दिया गया। विद्रोह के पूर्व भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, जो अब घट गई 1,40,000 कर दी गई। तोप खाना पूर्ण रूप से यूरोपीय सैनिक के हाथ में चला गया। विद्रोह के पहले सेना में बंगाल और अवध के सैनिक सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इसके बाद इनकी संख्या घटा दी गई। उनकी जगह अब पंजाबी और गोरखों की तैनाती सेना में कर दी गई। अब भारत की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इसमें 8 की नियुक्ति सरकार और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की होनी थी। मतलब भारत के राज्य सचिव के एक काउंसिल की भी स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर मुसलमान ही था। अंग्रेज क्रांति के बाद हिंदुओं का पक्ष लेने लगे और मुसलमानों से घृणा करने लगे। उनको लगा कि मुसलमान ही जो हैं वो भड़काने के पीछे हैं। तो बाद में उन्होंने अब इसके बाद लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम का सांप्रदायिकता का सहारा लिया और दोनों संप्रदायों को एक दूसरे से लड़ाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। अंतिम परिणति भारत के विभाजन के रूप में सामने आई, अर्थात यहीं से मतलब फूट डालो और राज करो की नीति उनकी शुरू होती है। दोस्तों यहीं तक मैं इसको ख़त्म करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल हम लोग अन्य प्रमुख विद्रोहों के बारे में देखेंगे, जो कि थोड़ा सा है, जनजातीय आंदोलन भी उसके बाद देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ, वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत कम समय बचा है दोस्तों, आपके पास जो भी सोर्सेज है उनसे पढ़ते रहिए। घटना चक्र से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ करते रहिए। और मेरी NCERT की जो वीडियो है वो सुबह में 9 बजे लग चुकी है, तो उसे भी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। अब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आपके लिए हर वो चीज़ उपलब्ध कराई जा सके जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय बिहार।